दोस्तों स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस आपकी स्केलर के लिए चल रही हैं। क्लासेस चल रही थी आपकी कहाँ पे, मैथ्स में हमने यूक्लिड ज्यामिति, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त का क्षेत्रफल तक कंप्लीट यहाँ पे कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और देखेंगे वृत्त से रिलेटेड। उसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा सतह, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो ये हम अगली क्लास में पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। तो एक क्लास इसके बाद और आएगी सतह, क्षेत्रफल और आयतन की क्लासेस। इसकी देखो आपका यूक्लिड ज्यामिति थोड़ा लंबा चल चुका है, अभी आज आपका शायद पार्ट 8 ये रहने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद एक और इसकी क्लास आएगी तो जिसमें हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मेन है इसके फॉर्मूले, जो सतह, क्षेत्रफल और आयतन वाला है ना, उसमें आपको मेन चीज़ें फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, घन, घनाभ, आपकी जो जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ का, शंकु हो गया, बेलन हो गया, ये पूरे अगर आपको फॉर्मूले याद है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा वहाँ पे टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूले में अगली क्लास में पूरे आपको लिखवा दूंगा और सब आपको याद करना है। फिर एक क्लास में हम कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट कर लें और उसके अनुप्रयोग देखना है। 2 या 3 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। और सांख्यिकी और प्रायिकता फिर 1-2 क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो टारगेट रहेंगे 10 से पहले इसका आपका पूरा कंप्लीट, इसको मैथ को कर दें। फिर उसके बाद हम इसके एमसीक्यू और जो साइंस का रिमेनिंग पार्ट है उसको देखेंगे। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे आज क्या क्या चीजें हैं। पहले हम देखेंगे फॉर्मूले। त्रिभुज के फॉर्मूले जितने भी थे, मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। ठीक है, तो आपको पता होगा, आपने सब कुछ नोट किया होगा। त्रिभुज के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब अच्छे से याद कर लेना। काफ़ी फॉर्मूले हैं, समबाहु का अलग है, समद्विबाहु का अलग है, विषमबाहु का अलग है, वो चीज़ें आपको याद कर लेनी है। दूसरी चीज़, हमारा एक पेड ग्रुप चल रहा है। पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, 499 फीस है उसकी। आज जहाँ तक है एक टेस्ट वापस से होने वाला है, आज रहेगा आपका टेस्ट 8। ठीक है, शाम को इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, किस विषय पे रहेगा ये, जहाँ तक है मैथ पे रखने की कोशिश करेंगे। टेस्ट 8 आपका आज रहेगा। इसमें क्या क्या होता है, वीकली 2 टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट रहते हैं, फुल सिलेबस के नोट्स हैं। तीसरी चीज़ है, डेली के आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं चैप्टर वाइज बेस पे। ये आपको सब चीज़ क्या होती है, पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। टेस्ट आपके ऑनलाइन होंगे। ठीक, और ये चीज़ें आपको देख लेनी है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, अभी तक का जितना हुआ है वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी अभी तक हुआ है वो आपको नहीं दिया जाएगा, वो आपको पर्सनली सेंड कर दिया जाता है और बाकी फिर आपको पेड ग्रुप में डेली का मिलते रहता है। ठीक है, अगर आपको जुड़ना होगा ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप लोग जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, उसके अलावा देखो, आबकारी का आप लोगों का पेपर हो चुका है। बहुत लोगों के रिस्पॉन्स मुझे मिले कि पेपर उतना अच्छा नहीं गया। ठीक है, पेपर बहुत बेकार टाइप का ही गया है बहुत लोगों का, ऐसा नहीं कि 1-2 लोगों का ही, तो काफ़ी लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया। ठीक है, तो आपके पास स्केलर एक ऑप्शन है। 4 अगस्त को आप लोगों का पेपर होने वाला है। देखो 99% 4 अगस्त को हो जाएगा। एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से चेंज होता है तो आपको बाद में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, 4 अगस्त के हिसाब से ही अपनी तैयारी करनी है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे आयत हो गया, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, उसके बाद समचतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया और अर्धवृत्त हो गया। इनके सारे फॉर्मूला हम एक बार देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, आपको समझ में सीधे सीधे आ जाएगा। हो सकता है आपको उसके पहले एक चीज़ निकालनी पड़े, फिर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ यहाँ से नहीं बनते क्वेश्चन। चलो, सबसे पहले बात करेंगे आयत की। आयत का आपको पता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और आपकी क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इसके क्षेत्रफल की जब बात की जाएगी, इसमें इसको क्या बोलेंगे, ये इसकी लंबाई है, ए बी इसकी लंबाई है और इसका क्या है, बी सी इसकी क्या है, चौड़ाई है। लंबाई को मैंने एल से डिनोट किया है, चौड़ाई को यहाँ पे बी से डिनोट किया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर आपसे आयत का पूछा जाता है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सिंपल सी बात है। अगर पूछ लेगा परिमाप, देखो परिमाप का मतलब क्या है, उसके चारों कोनों का योग, मतलब उसका पूरा जितना उसने एरिया ही लिया हुआ है, इस एरिया का सम आपसे पूछा जाता है। परिमाप का मतलब भी वही है। सिंपल से अगर गोले की बात, आपका वृत्त की बात करेंगे तो परिमाप क्या होगा, ये इसकी जो गोला है, ये एक आपका सर्कल जो दिख रहा है, इसकी लंबाई आपसे पूछी जाती है, ये आपका है परिमाप। सेम चीज ये आपका परिमाप है जो चारों ओर इसने घेरा हुआ है। ठीक है, तो परिमाप को अगर आप निकालना चाहें, चाहे चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, अगर आपको वहां पे चारों भुजाएं दी हैं तो उनका सम कर लो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, उसमें ज्यादा नहीं सोचना है। लेकिन अगर आयत का परिमाप की बात करेगा तो इसका एक फॉर्मूला है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई आपको होता है। सिंपल सी पहली चीज आपकी ये क्लियर होगी। यदि आप स्केलर के पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फीस रखी गई है 499 रुपीज़, जो कि आपकी वैधता रहेगी जुलाई लास्ट तक का। 4 अगस्त को आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए, सबसे पहले आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। उससे पहले आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे जो आपको पर्सनली सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली के एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि आपकी चैप्टर वाइज बेस पे यहाँ पे रहने वाले हैं। लगभग 50 से 100 एमसीक्यू आपको मिलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में।
और साथ ही आपका वीकली यहाँ पे अभी तक 2 टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं, आपको लिंक दिया जाता है, आप साइड में देख सकते हैं। इस तरीके के टेस्ट वहाँ पे होते हैं जिसमें टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके मार्क्स आपको दिखते हैं, आपकी आंसर की आपको दिखती है और अगले दिन आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो फीस इसकी 499 रुपीज़ रखी गई है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको स्केलर के फुल सिलेबस नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चलेंगी, प्लेलिस्ट आपको एक बार जरूर से चेक कर लेना है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, इसके विकर्ण कैसे होते हैं और समद्विभाजित करते नहीं करते एक दूसरे को या फिर 90 के एंगल पे काटते, वो आपने देखा होगा पहले। ठीक है, अब आ जाते हैं समलंब चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज में हमने देखा था कि हमारी एक भुजा, कोई भी आपके परस्पर एक भुजा समांतर होती थी, मतलब परस्पर 2 भुजाएं। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी समांतर भुजाएं, ए बी है समांतर किसके, सी डी के। ठीक है, तो ये आपका ऐसा होता था और जो 2 भुजाएं होती थी वो अलग होती थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यहाँ पे आपका एक लंब डाल दिया। ठीक है, एक लंब डाल दिया, इस पे डी से एक लंब डाल दिया समांतर भुजा पे। अब देखो इसके क्षेत्रफल की जहाँ पे बात हो जाएगी, समलंब चतुर्भुज की बात चल रही है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 जो समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट। ठीक है, समांतर भुजाएं हो सकता है यही हो या फिर आपकी समांतर भुजाएं हो सकती है ये वाली हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो समांतर भुजाएं हैं उनका योग आपको करना है और गुणा आपको हाइट से कर देना है। अगर आपको हाइट दी हुई है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया होना चाहिए, एक तो हाइट दी होनी चाहिए और जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग दिया होना चाहिए या फिर इनकी भुजा की लंबाई दी होनी चाहिए। मान लो ए बी आपका 5 सेंटीमीटर आपको दिया था, बी सी आपको 3 सेंटीमीटर दिया था। सिंपल सी चीज होगी, तो यहाँ पे ए बी की जगह 5 रख दोगे, सी डी की जगह 3 सेंटीमीटर रख दोगे, 5 3 8 और मान लो ये आपको 5 दिया था तो 8 गुणा 5, 8 पंजे 40 हो जाएगा, अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज इस तरीके से आपको दिया रहेगा। अब क्या आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो आपको अगर क्षेत्रफल दिया है, ये दिया है, तो यहाँ से आप हाइट बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्षेत्रफल में और जो ये आपके समांतर भुजाओं का योग है ये अपॉन में चले जाएगा और यहाँ से फिर आपका हाइट यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला भी आपको साथ ही साथ में लिख लेना है। चलो परिमाप की बात करेगा, सिंपल सी चीज है, चारों भुजाओं का योग आपको परिमाप कर देना है। अब देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या था, जिसके 2 आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर भी होती है। ऐसा होता था, यहाँ पे ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और ये ऊपर वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है और समांतर होती है। बस अंतर ये था आयत और इसमें, यहाँ पे जो एंगल होता है ये 90 का नहीं होता है, बस इतना ही था अंतर। और यहाँ पे भी देखो क्या किया, एक यहाँ पे हाइट डाली हुई है एक भुजा पे। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, कहीं पे भी आपसे पूछेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो वहां पे आपका आधार गुणा ऊंचाई आप जैसे कर दोगे तो आपका आंसर वहां पे निकल जाएगा। आधार कौन सा है, आधार ये हो जाएगा आपका, और ऊंचाई कौन सी है, उसी पे ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, बाई चांस अगर आप इसको आधार मान लेते हो और तो ऊंचाई भी इसी पे होनी चाहिए, यहीं से आपका एक लंब डला होना चाहिए या फिर यहाँ से ऐसे करके लंब एक डला होना चाहिए। ठीक, उसी के साथ में ये आपका हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। चलो अब अगला एक यहाँ पे देखो नोट करके लिखा है, चौथे फॉर्मूले कौन से हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। पहले तो बताओ वर्ग होता क्या है, वर्ग ये है आपकी जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी और सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसकी चारों भुजाएं बराबर हम मान लेते ए ए ए ए, चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो होता है ए स्क्वायर। और इसका अगर परिमाप की बात करेंगे तो चारों भुजाओं को जोड़ दो या फिर 4 × a कर दो। ए क्या है, भुजा है। ठीक है, ए भुजा है। उसके बाद इसका पूछा जाता है मेन विकर्ण। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। इसके विकर्ण की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए और भुजा की लंबाई दी हो, वहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधे फॉर्मूला याद रखिए, √2 × a। ठीक है, a मान लो आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग है जिसके विकर्ण की लंबाई होगी, ऑप्शन आपको 4 दिए रहेंगे तो सीधे सीधे 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको जरूर से याद करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं समचतुर्भुज पे। तो समचतुर्भुज क्या होता है, सेम आपका वर्ग ही है लेकिन वहाँ पे क्या है, लेकिन जो 90 का कोण है वो वहाँ पे नहीं होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं। इसमें मैं मान लेता हूँ इसकी भुजा, इसकी भी कुछ भी मान लो, और यहाँ पे भुजा आपका इसका जो विकर्ण है ना वो मेन है। ठीक है, ये विकर्ण पे ही यहाँ पे क्या निकाला जाता है, आपका क्षेत्रफल इसका निकाला जाता है। ये D1 और D2 जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। ये आपका मान लो D1 है और ये आपका मान लो D2 है। ठीक है,
तो इसमें होता है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 गुणा d1 गुणा d2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 5 फॉर्मूले आपके ये रेडी हो जाने चाहिए। सिंपल सी चीज़ थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाएंगे वृत्त के फॉर्मूले में। यहाँ पे वृत्त का फॉर्मूला तो थोड़ा आसान रहता है, लेकिन अर्धवृत्त की बात जहाँ पे कर लेगा थोड़ा सा वहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। ये देखो, ये आपका क्या है, वृत्त है, और ये इसका क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेगा तो होती है आपकी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आपका क्या रहता है, पाई का वैल्यू रहता है 22/7, और आर आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया, उसका स्क्वायर करना है। वृत्त की परिधि की बात करेगा तो परिधि क्या है, इसके ये जो गोला आपका जो चारों तरफ से इसने घेर रखा है, इस एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला रहता है 2πr, ठीक है। अब अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त दिखेगा कैसे, पहले वो चीज सोच लीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो, ऊपर जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसी का आधा कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो अपॉन 2 कर लीजिए, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। वृत्त का नहीं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन देखो अर्धगोला सॉरी, ये अर्धवृत्त दिखेगा कैसे, अर्धवृत्त ऐसे ही दिखेगा ना आपका, इसी टाइप से होगा, लेकिन यहाँ पे भी तो कुछ होगा। ये इसकी क्या रहेगी, ये इसकी रहेगी त्रिज्या, ठीक है। ये एक अर्धवृत्त है, मान लो अर्धवृत्ति है, मानना क्या है इसमें, अर्धवृत्त, ठीक है। अगर इसका ये पूरे का अगर आपका पाई आर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, तो इसका कितना हो जाएगा, अपॉन 2, ठीक है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रहेगा। लेकिन अब इसकी अगर बात कर दें परिधि की, तो परिधि इसका दिमाग लगाना, यहाँ पे यहीं पे गलतियां होती है और क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। दिमाग क्या लगाना है, देखो अब यहाँ पे हम करेंगे परिधि, तो इसकी 2πr थी, किसकी, ऊपर वाले की, पूरे की, अगर पूरे वृत्त की बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो आधा ही है, अपॉन 2 करके यहाँ पे सीधे पाई आर करके आ जाते हैं, और ये हो जाता है फिर गलत आप लोगों का। कैसे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो इस एरिया की हम बात नहीं कर रहे थे, इसकी परिधि हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा था पूरे वृत्त में। पूरे वृत्त में तो ये आपका पूरा सर्कल आ रहा था, बस हो गया। लेकिन यहाँ पे ये भी आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बोला था परिधि मतलब क्या है, जो उसने जितना भी उसने माप लिया है उस माप का योग है। तो ये तो आपका पाई आर हो गया, सिंपल सा, इतना जो चाप वाला है, तो कितना होगा परिधि इसका, पाई आर होगा, प्लस यहाँ पे r प्लस r, ये भी तो आया, तो 2r, इसको करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे r को, तो r कॉमन लेके कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा पाई प्लस 2, ठीक है। r कॉमन लिया तो पाई प्लस 2 आपका इसका आ जाएगा परिधि। अर्धवृत्त की परिधि बिल्कुल आपको याद रखनी है, पाई आर प्लस 2r, या फिर आप याद रखिए पाई ब्रैकेट में r ब्रैकेट में पाई प्लस 2, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी, इतने फॉर्मूले आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तक आपका कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखने अच्छे से। देखो इससे पिछली क्लास में मैंने आपको एक त्रिभुज का, शायद समबाहु त्रिभुज का कुछ यहाँ पे फॉर्मूले का मिस्टेक हुआ था। देखो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला कितना होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। क्या होता है अपना, भुजा का स्क्वायर इंटू आपका अपॉन 4 रहता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 रहता है, और वहाँ पे क्या रहता है अपना, अगर परिधि निकालना, सॉरी इसका परिमाप निकालते थे या उसका हाइट निकालते थे, सॉरी वहाँ पे हाइट निकालते थे, तो हाइट में क्या रहता था, अपॉन 2 इंटू भुजा रहती थी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी, वो आपको लिखा रखी है, वहीं से आपको नोट डाउन करना है। चलो अब हम वृत्त के कुछ चीज़ें देख लेते हैं। वृत्त में कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं। वृत्त की बात करेंगे, एक आपका मान लो, ठीक है, ये चीज़ मैंने कुछ चीज़ें पहले पढ़ा रखी है, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ा रखी, ठीक है। वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है एक एक करके। देखो सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करेंगे, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है एक, और यहाँ पे इसका सेंटर O है, ठीक है। तो आपको बोला था वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। सिंपल सा पूछा, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सीधा सीधा लिखते रहना, ठीक है। कितनी खींची जा सकती हैं, इन्फिनिटी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपको पता है एक पॉइंट को स्पर्श करते हुए जाती थी, ऐसे करके आपका एक खींच लिया, सॉरी अंदर घुस गया है, बाहर से ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे हो गया। एक एक पॉइंट से आप खींच सकते हो, कितने भी खींच सकते हो, ठीक है। ये अंदर नहीं घुसेगा, बाहर से स्पर्श करते हुए निकलेगा ये चीज़, ठीक है। एक चीज़ आपको पता चल गया, एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इन्फिनिटी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरी चीज़, स्पर्श रेखा से ही सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। एक स्पर्श रेखा है, अगर उसको हम केंद्र से मिलाते हैं, ठीक है, तो कौन सा एंगल बनाता है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो बनाता है सर 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। स्पर्श रेखा जहाँ पे भी हमने खींची है, अगर उस पर हम क्या डालेंगे, केंद्र से एक रेखा खींचेंगे, केंद्र से एक लाइन डालेंगे, या फिर उस पर हम क्या करेंगे, त्रिज्या खींचेंगे, तो वो आपका कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। वो आपका 90 डिग्री हो गया। दूसरी चीज़,
अब इसके अलावा हाँ, तीसरा क्वेश्चन पूछा, वृत्त के किसी पॉइंट से, वृत्त के किसी एक पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लाइन में समझना, ठीक है। यहां पूछा वृत्त से, वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं, ये पूछा वृत्त में कितनी। और अब यहां पूछ रहा है वृत्त के एक पॉइंट पर कितनी स्पर्श रेखाएं, ठीक है, कितनी स्पर्श रेखाएं पूछ रहा है। तो एक पॉइंट पे, वृत्त के कोई भी पॉइंट पे, मैं मान लेता हूं यहाँ पे, इस पॉइंट पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे याद रखना है, इसका आंसर 1 रहेगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया आपका। अब चौथी आ जाती है इसी में एक चीज बोल देता है, देखो वृत्त के, यहाँ पे वृत्त के व्यास से, ठीक है, वृत्त के व्यास आपको दिया रहेगा, उस व्यास को टच करते हुए, उस व्यास के पॉइंट को टच करते हुए कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं व्यास पे, ठीक है। व्यास पर कितनी खींची जा सकती हैं स्पर्श रेखाएं, सिर्फ यहाँ पे 2 खींची जा सकती है। एक खींचोगे यहाँ से इस तरीके से, एक खींचोगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे 2 खींची जा सकती हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहीं पे बोल दे जीवा पे, अगर बोल दे आपसे जीवा पर, जीवा से कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं, ठीक है, कितनी स्पर्श रेखाएं जीवा से होगा। तो जीवा मान लो मेरी ये है, ये मैंने यहाँ पे जीवा रखी हुई है, इससे भी सिर्फ आपकी 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से होगा, सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। एक क्वेश्चन अगर ऐसा बना कि आपका जीवा आपको दी हुई है, या फिर आपका जीवा नहीं, आपको दिया हुआ है एक, आपको दिया है व्यास, ठीक है, बोलेगा आपको एक वृत्त के व्यास से कितनी स्पर्श रेखाएं समानांतर होंगी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक स्पर्श रेखा है आपकी, सॉरी एक व्यास है आपका, ये आपका व्यास हो गया, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर जाएंगी, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो यही 2 रेखाएं जाएंगी और ये एक दूसरे की क्या होंगी, समानांतर ही होंगी। तो वहां पे भी आपका आंसर कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसके अलावा यहाँ से स्पर्श रेखा से एक क्वेश्चन और बनता है कि वृत्त के अंदर, ठीक है, ये वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर किसी भी पॉइंट पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। वृत्त के अंदर किसी भी पॉइंट पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका भी इन्फिनिटी आंसर रहेगा, ठीक है। उसका आंसर भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। वृत्त के अंदर की बात करेगा, ठीक है, वृत्त के अंदर की बात करेगा, वहां पे भी इन्फिनिटी रहेगा। चलो 1-2 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। चलो वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन दिया है 0, 1, इन्फिनिटी या इनमें से कोई नहीं। तो इन्फिनिटी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ठीक है, क्या बोला, के समांतर होगी, को समद्विभाजित करेगी, परलंब होगी या संपाती होगी, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, देखो आपको दिया हुआ है ये एक वृत्त है, ये एक इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है। बोल रहा है कि यहाँ से अगर हम इस पे स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या खींचेंगे उसका एंगल कितना होगा। अभी आपको बताया मैंने 90 डिग्री का रहता है, उस पर क्या रहती है, लंब रहता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पे नोट डाउन करना है, ये भी एक ट्रिक टाइप का है, डायरेक्ट आंसर यहाँ से आपका बनेगा अगर क्वेश्चन बनेगा तो। अगर आपको 2 वृत्तों की परिधि दी हुई है, ठीक है, 2 वृत्तों की परिधि दी हुई है, या 2 वृत्तों की आपको दी हुई है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, या परिधि दी हुई है, ठीक है, या फिर आपको दिया हुआ है त्रिज्या, या दिया हुआ है व्यास, या दिया हुआ है परिधि का रेशियो। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, एक वृत्त है ए, एक वृत्त है और एक वृत्त आपका है बी, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, एक वृत्त ए है, एक वृत्त बी है, दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है। किसका, R1 रेशियो R2, ये आपको दिया हुआ है, इसका रेशियो ये अपना R1 हो गया और ये आपका कितना हो गया, R2 हो गया,
ठीक है, इनका रेशियो आपको दिया हुआ है 2:5, तो बोल देगा अगर आपसे कि उसकी परिधि का अनुपात बताइए या फिर उसके व्यास का अनुपात बताइए, उन दोनों वृत्तों के परिधि का अनुपात बताइए या फिर व्यास का अनुपात बताइए। त्रिज्या आपको दी हुई है तो उसका व्यास का अनुपात और किसका, परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात कितना होगा, तो सेम चीज रहती है, जो यहाँ पे रेशियो दिया है वही इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा, 2:5, 2:5। ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लीजिए कि अगर आपको दो वृत्त के त्रिज्या, व्यास या परिधि में से किसी का भी अनुपात दिया हुआ हो तो वो सबके लिए सेम रहेगा, वही उसका, अगर आपको परिधि का दिया रहेगा तो वही त्रिज्या का अनुपात रहेगा, अगर आपको परिधि का दिया होगा तो वही आपका व्यास का रहेगा, मतलब तीनों सेम होंगे। जो त्रिज्या का अनुपात रहेगा वही आपका व्यास का अनुपात रहेगा, वही आपका परिधि का अनुपात रहेगा। सिंपल सी चीज़ थी, आपको इसको नोट डाउन करना है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको वहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक। अभी एक चीज़ और, एक आपका बना, एक वृत्त है आपका, ठीक है, उसके अंदर एक चतुर्भुज बनता है जिसको चक्रीय चतुर्भुज बोलता है। ठीक है, नाम आएगा चक्रीय चतुर्भुज। अब वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, हमने तो समांतर पढ़ा था, समलंब पढ़ा था, आयत पढ़ा था, समांतर पढ़ा था, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। लेकिन अगर हमसे यहाँ पे तो अभी क्या बोल दिया है, चक्रीय चतुर्भुज की बात की गई है। देखो इसको नोट डाउन करके रखिए, चक्रीय चतुर्भुज सेम चतुर्भुज ही है, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, ये आपका एरिया है इसका, इसके अंदर मान लो एक आपका चतुर्भुज इस तरीके से बनता है, इस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे बनेगा, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, मान लो ABCD, जो क्या कर रहा है, वृत्त के परिधि को टच करते हुए एक चतुर्भुज बनता है, उसी को हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। अगर इसके एंगल का सम करेंगे, इसके एंगल का अगर हम सम करेंगे तो वही निकलता है 360 डिग्री। ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके अंतः कोणों का योग कुछ अलग से होगा। ठीक है, तो वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब मेन चीज़ याद रखने लायक जो है यहाँ पे, इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे एंगल A प्लस एंगल C, ये और इसके सामने का कोण यही तो है। ठीक है, तो इसका योग 180 होता है, ये यूज बहुत जगह पे होगा। दूसरी चीज़, ये सामने के कोण यही तो हैं, एक B है और एक D है, तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चक्रीय चतुर्भुज की जहाँ पे बात होगी तो उसके भी अंतः कोणों का योग 360 होता है। उसमें एक प्रॉपर्टी आपकी होती है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यही चीज़ आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपसे मैं इस चीज़ को कर लेंगे। ठीक है, यहीं पे इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। देखो चक्रीय चतुर्भुज सेम है, यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है 4x माइनस 64, ऊपर आपको एक एंगल दिया है 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। आपसे बोल देगा कि बताओ, इसी क्वेश्चन में देखो आपसे या तो x की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है, x की वैल्यू पूछ लिया, या आपसे बोल देगा बताइए इसके चारों कोण कौन कौन से होंगे। चारों कोण भी निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का कोण क्या होगा। नहीं, चारों इसमें नहीं निकाल पाओगे, एक और मिलेगा तब निकाल पाओगे, क्योंकि देखो इसमें आमने सामने की कोण आपकी, ये तो ऐसा है नहीं कि बराबर होंगे, तो ये आपके दोनों निकल जाएंगे और इसका सम 180 होगा। ठीक है, तो चारों नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे हम निकाल पाएंगे इन दोनों कोणों की वैल्यू या फिर x की वैल्यू। सीधे सीधे आपसे क्या पूछ लेगा, x की वैल्यू बताओ। तो आपको अभी बोला मैंने कि जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। तो क्या करेंगे, 2x प्लस 4 प्लस 4x माइनस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x ये हो गया, 4x ये हो गया, 6x इज इक्वल टू, ये माइनस किया तो 60 ही बचा, इधर माइनस में चले जाएगा तो 120 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर वो आपसे बोलता है कि एंगल ये वाला बताओ तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, मैं उसको डायरेक्ट एंगल बी लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे ABC है वो एंगल, मैं एंगल बी लिख रहा हूँ उसको अभी। 2x प्लस 4, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है, प्लस 4 हो गया तो इज इक्वल टू 20 दूना 40, और यहाँ पे 4 ही हो जाएगा आपका कितना, 44 डिग्री। सेम इसको भी ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको लिखना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बताइए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है,
तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, परिधि आपसे पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको याद होगा, आंसर आपका निकलेगा 2πr हो गया, 2π का वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, 7 से 7 कटा और 22 दूना कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो परिधि का जो आपका यूनिट रहेगा उसको भी ध्यान रखना, सेंटीमीटर में ही रहेगा, मतलब जो आपका नॉर्मल है स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर चाहे मीटर जो भी दिया रहेगा उसी में रहेगा। अगर आपसे एरिया का पूछ लेता है तो एरिया का कितना रहता है, स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आपको दिया रहेगा मीटर स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर ऑब्लिक है, ठीक है, वो अपॉन में नहीं है। चलो देखो, एक रेखा जो वृत्त का दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। देखो क्या बोला, एक रेखा है, ये एक वृत्त है, ठीक है, इसका रेडियस सॉरी इसका जो सेंटर है वो O है। एक रेखा है, ये रेखा है, क्या बोला, एक रेखा है जो वृत्त का दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद किया इसने और एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया इसने। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, कहलाएगी, क्या कहलाएगी, क्या हम इसको जीवा बोल सकते हैं, क्या इसको हम स्पर्श रेखा बोल सकते हैं, दूसरा ऑप्शन, या ए और बी दोनों बोल सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखो बात मैंने आपको जीवा की बता रखी है, जीवा क्या होता है, सिंपल सा प्रतिच्छेद नहीं, उसमें ऐसा वर्ड नहीं आएगा, वो क्या है, सिर्फ दो बिंदुओं को टच करता है, उनको प्रतिच्छेद नहीं करता है। पहली चीज, प्रतिच्छेद करने का मतलब हो गया, टच करना अलग चीज है, ये टच करना है और प्रतिच्छेद करना अलग चीज है, तो इसको क्या हम जीवा बोलेंगे, इसको हम जीवा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। पहली चीज खत्म यहाँ पे। ठीक है, स्पर्श रेखा, दूसरा ऑप्शन क्या था, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा क्या था, क्या हम इसको स्पर्श रेखा बोलते थे, बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, क्योंकि वो एक पॉइंट से निकलता है, एक पॉइंट पे एक ही होता है, कभी भी वो ऐसे काटते हुए नहीं निकलेगा। स्पर्श रेखा का मतलब है इस पॉइंट पे अगर कोई है तो वो एक स्पर्श रेखा होगी और इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, तो स्पर्श रेखा तो बिल्कुल भी ये नहीं है, क्योंकि एक तो अंदर काटते हुए जा रही है और दो दो पॉइंट पे जा रही है। दूसरी चीज, एक पॉइंट से ऐसे निकलती तो इसको हम स्पर्श रेखा बोलते। तो ना ये जीवा है ना ये स्पर्श रेखा है, तो ये है क्या, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, इस क्वेश्चन को वापस बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आ गया तो वहां पे आप जीवा या फिर स्पर्श रेखा ए बी दोनों मार के आ जाओगे। देखो, एक रेखा जो वृत्त का दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाएगी, ऑप्शन ए जीवा, बी ऑप्शन स्पर्श रेखा, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन छेदक रेखा, सॉरी कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका आंसर रहेगा कोई नहीं। अगर यहाँ पे छेदक रेखा ऑप्शन में दिया रहता तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छेदक रेखा। ठीक है, आर पार कर रही है तो छेदक रेखा इसका राइट आंसर रहेगा। चलो ठीक है, एक और प्रमेय है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। आपको दिया हुआ है एक वृत्त और उसके साथ में दे दिया मान लो 3-4 जीवाएं। ठीक है, एक जीवा नहीं 3-4 जीवा दी। उन्होंने बोला कि अगर किसी वृत्त में समान जीवाएं हैं, ठीक है, कितनी भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ऐसा कोई काउंटिंग नहीं है, कितनी भी आपकी जीवाएं हो सकती हैं वृत्त में। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि आपका एक ये सर्कल है, एक वृत्त है, इसका यह केंद्र है, और यहाँ पे देखो एक आपकी जीवा ये रही, मैं मान लेता हूँ एक जीवा ये रही और एक जीवा ये रही, तीनों जीवाएं ये है आपकी बराबर, ये मैं बोल रहा हूँ A B C D E F। आपको दिया हुआ है एक वृत्त में 3 जीवाएं हैं जिसमें AB बराबर CD बराबर EF है। ठीक है, ये तीनों जीवाएं आपको बराबर दी हुई है, तो बोलता है जो इसका एंगल है ये O है, यह केंद्र के साथ बराबर कोण बनाती हैं, बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बनाती हैं। ठीक है, क्या हुआ, ए बी है, केंद्र के साथ कैसा कोण बनाएंगे, ये यहाँ से इसको ऐसे मिलेगी, बराबर तो यही चीज है ना। तो ये एंगल कौन सा बनाया, ए बी ने कौन सा बनाया, ए बी अगर जीवा की मैं बात करूंगा, ए बी से ये जीवा है, ठीक है, ए बी जीवा से कैसा कोण बना, केंद्र पे बना है एंगल ए ओ बी। एंगल को बीच में लिखता है, आपको बता रखा है। ठीक है, ए ओ बी ये एंगल जो बना है। दूसरी चीज, सी डी से बनेगा एक एंगल, सी डी से मान लीजिए ये बना है, ये आपका सी डी है,
चलो CD से कौन सा एंगल बना है, COD, ठीक है, COD मतलब ये वाला एंगल, तो CD से बना है एंगल COD। ऐसी EF से बात कर लूँ, EF से आपका इस तरीके से बनेगा केंद्र के साथ एंगल, और क्या है EOF, एंगल EOF किससे बना, ये बना आपका EF से। तो तीनों जीवाओं से जो एंगल बनेंगे ये सब होंगे बराबर। मान लो इसमें से आपको एक एंगल दिया रहता 40 डिग्री। क्वेश्चन सुन लेना, क्वेश्चन किस तरीके से, एक वृत्त है जिसकी तीन जीवाएं ए बी सी डी और ई एफ, तीनों जीवाएं 4 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है, ऐसा देगा, तीनों जीवाएं 4 सेंटीमीटर की हैं, और यह केंद्र के साथ इसमें से ए बी केंद्र के साथ एंगल ए ओ बी 40 डिग्री बनाती है, तो बताइए ई एफ जीवा केंद्र के साथ कितना कोण अंतरित करेगी। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज रहेगा। तो क्या होगा, ये अगर 40 है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, ये प्रमेय अगर आपको पति है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रमेय आपको अगर पता है तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे आंसर आपको पता चलेगा कि सारे जो भी एंगल है ये 40 डिग्री ही होंगे। ठीक है, सिंपल सा एक वो है, आपको याद रखना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन आपको बता देता हूं, देखो क्वेश्चन क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे दिया है सी डी डी ई ई एफ जी एफ है। ठीक है, तीन, ये आपके 4 जीवाएं यहाँ पे दी हुई हैं, और एक जीवा ने 40 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाया हुआ है केंद्र के साथ। तो परिवर्त, क्वेश्चन क्या पूछा है, परिवर्त सी ओ जी ज्ञात कीजिए, परिवर्त सी ओ जी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिवर्त सी ओ जी ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये एक समझाने के लिए था आपको, ऐसे कोण आएंगे वहां पे आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, और डायग्राम दिया है, परिवर्त का मतलब समझ लेना, वरना वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं वो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपको दिया है ये एक है सर्कल, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन काम चल जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 जीवाएं दी हुई है, मान लेता हूँ एक जीवा, ऐसा इसमें इस तरीके से दिया है, 2 जीवा, 3 जीवा, 4 जीवा, ये दिया हुआ है केंद्र, नाम दिया हुआ है सी डी ई एफ जी, ये दिया हुआ है सी, ये दिया डी ई एफ जी, सबको केंद्र के साथ मिला दो। हो सकता है डायग्राम दिया हो सकता है ना भी दिया हो। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इस तरीके से साथ में एक एंगल आपको दिया था, एंगल कौन सा दिया हुआ है, सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये ओ है। ठीक है, ये ओ है, केंद्र है। अब देखो सी ओ डी, एक एंगल आपको 40 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि सारे एंगल 40 ही होंगे, तो ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 ही होगा, ये भी 40 ही होगा, तो सब 40 डिग्री आपके निकल गए। अब आपसे क्वेश्चन लेकिन पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन पूछा है सी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, तो परिवर्त एंगल सी ओ जी, परिवर्त एंगल सी ओ जी, ये सी ओ डी है वो सी ओ जी, क्या बोला, परिवर्त, इसका मीनिंग याद रखना है, परिवर्त एंगल सी ओ जी बताओ। वहाँ ऑप्शन में आपको मिलेगा 4 चौको 16, 160 भी मिलेगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मिल जाएगा 40 डिग्री, सी ऑप्शन मिलेगा 80 डिग्री, और डी ऑप्शन मिलेगा 200 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, परिवर्त एंगल सी ओ जी, सी ओ जी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन यही होगा कि परिवर्त एंगल है कौन सा, ये वाला एंगल जो होगा या फिर आपका ये वाला एंगल जो होगा। ठीक है, तो परिवर्त एंगल आपका होता है ये ऊपर वाला एंगल जो आपको दिख रहा है, ये आपका परिवर्त एंगल होगा सी ओ जी। कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको पता है पूरा एक क्या बना, आपका एक सर्कल बना है, तो 360 इसके कोणों का योग रहेगा। 2 ऋजु रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं, या 2 ऋजु कोण है, एक ऊपर साइड पे एक नीचे साइड पे। परिवर्त का याद रख लेना, परिवर्त क्या होगा आपका, इसका एंगल बड़ा एंगल वाला होगा, 1 2 3 4, तो मतलब 360 में से 160 माइनस कर देंगे तो 200 डिग्री आपका आएगा परिवर्त एंगल। ठीक है, परिवर्त की बात की गई है, ये आपको ध्यान देनी है। वहाँ गलती से 160 मत करके आ जाना कि ये AOC पूछ रहा है, AOG,
सॉरी COG पूछ रहे हैं तो ये नीचे वाला पूछ रहे होंगे, ये नहीं पूछ रहे हैं, वहाँ पे पूछा जा रहा है परिवर्त एंगल। ठीक है, तो 160 यहाँ पे 360 माइनस 160 होगा तो 200 डिग्री यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अगला दूसरी एक चीज़ तो मैंने आपको बताई दी थी, क्या था कि अगर, हाँ ये आपको बताया था ना मैंने ये वाला, कि अगर एक यहाँ पे सर्कल है, सर्कल पे एक जीवा है, वह जीवा केंद्र के साथ जो कोण बनाती है, और उसके अलावा एक आपका अगर बनाएगी परिधि के साथ यहाँ पे इस तरीके से कोण बनेगा, तो ये तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो ये x होता था तो ये क्या होता था, 2x होता था। सिंपल सी चीज़ थी, आपको बताया था। वही चीज़ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बना, ये बन गया एक चक्रीय चतुर्भुज। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये आपका बन गया चक्रीय चतुर्भुज। तो ये अगर x है, ये y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये तो आप समझ ही गए अभी चक्रीय चतुर्भुज के क्या गुणधर्म है, जो उसके आमने सामने के कोण है वो आपका 180 हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज ही तो है, एक रेखा ये है, ये है, ये है और ये है। नाम दे देता हूँ ABCD, ये आपका O। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये x होता है, ये 2x होता है, इनका कोणों का योग आपका क्या रहेगा, 180 डिग्री रहता है। चलो यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन है, आपको दिया है दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती हैं, उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, हल्का सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दो आपको यहाँ पे डायग्राम अगर आप इसका समझ गए तो आप आंसर इसका आसानी से निकाल दोगे। देखो क्या है, दो आपको दी हुई है, क्या वृत्त दिए हुए हैं, दो वृत्त दिए हुए हैं, उसमें से वह क्या करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं। ठीक है, अंतः स्पर्श करते हैं। अंतः स्पर्श करने का मतलब है कि एक के अंदर एक है आपका 5 सेंटीमीटर का, एक मैं बना देता हूँ 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आपके 5 सेंटीमीटर वाला है, अंतः स्पर्श करते हैं। इसका मतलब समझे आप, इस तरीके से होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, लेकिन ये स्पर्श करेंगी इस तरीके से, या मैं इसको इधर नहीं, अब इधर बनाता हूँ। चलो बस, कहीं पे भी स्पर्श कर सकती है, ऐसे जोड़ी नहीं है, इधर ही करेंगे। ठीक है, तो ये इसका केंद्र हो गया किसका, अपना बड़े वाले गोले का, मतलब बड़े वाले वृत्त का गोला निकल जाता है मुझे बार बार, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका हो गया। अंदर वाले की त्रिज्या आपको दी हुई है कितनी, 2-3, आपको कितना दिया हुआ था, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। लेकिन वही दूरी यहाँ से अगर हम इस केंद्र तक जाएंगे तो ये आपको दी हुई थी 5 सेंटीमीटर। ये आपको कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, आपसे पूछा क्या जा रहा था, ये पूछा जा रहा है यहाँ से डिस्टेंस जो यहाँ तक का है, ये पूछा जा रहा है x की वैल्यू। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर मैं इसको A ले लूँ, इसको O ले लूँ, इसको B ले लूँ, तो आपसे पूछा जा रहा है OB की वैल्यू, दोनों के केंद्र की दूरी, केंद्र से दूरी। तो OB आपसे पूछा जा रहा है, मैंने x मान लिया इसको, ये आपको पूछा जा रहा है, x आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, AO या OA इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो OA इज इक्वल टू OB प्लस AB, लिख सकते हैं AB प्लस OB। OA तो आपको दिया ही है 5 सेंटीमीटर, जो बड़े गोले की त्रिज्या ही तो है। ठीक है, या सॉरी बड़े सर्कल की त्रिज्या ही तो है, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB, आपको पता ही है छोटे जो आपका सर्कल है उसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। OB आपको निकालना है, वही आपका x है, तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बस ये आंसर आपका आ गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। बस खाली इसमें डायग्राम आपको समझना था, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। चलो ये चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा और वृत्त में कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे वृत्त के क्वेश्चन, वृत्त चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति में जीवाएं AB और CD बराबर हैं, तो OBA 55 डिग्री है, तो COD का मान याद कीजिए। सिंपल सी चीज़ है, वो प्रमेय आपको पता होगी। क्या बोला उसमें, कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसे आपका एक सर्कल है, एक जीवा ये बराबर है और उसके अलावा दूसरी जीवा आपकी ये बराबर है, ये बराबर है, ये केंद्र है, और ये केंद्र के साथ एक कोण अंतरित किया, इसने भी एक कोण अंतरित किया। ये आपको उसने कितना दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया हुआ है, OBA ये दिया हुआ है 55 डिग्री। आप पूछ कौन सा रहा है, पूछ रहा है आपसे COD। C कहाँ है, CD ये रहा, और COD ये एंगल आपसे पूछ रहा है, इसको x मान लेते हैं।
ये एंगल जो है इसको x मान लेते हैं। अब आपको एक चीज़ पता है, जीवाएँ बराबर दी हुई हैं पहले से ही, जीवाएँ बराबर दी हुई है, तो जो ये एंगल आएगा, ये वाला एंगल, तो वही एंगल x के बराबर होगा। यही आपको निकालना है। कौन सा निकालना है? एंगल COD आपको निकालना है। अब एक चीज़ बताओ, ये क्या लाइन है? ये लाइन और ये लाइन कौन सी है? ठीक है, इन दो लाइनों को देखो, कौन सी? क्या मैं बोलूँगा OB बराबर OC है, क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या रहेंगी? समान रहेंगी। तो इनके सामने के कोण भी बराबर रहेंगे, मतलब इसके सामने का कोण ये वाला, OB के सामने का कोण कौन सा है? एंगल C है, तो ये भी बराबर रहेगा किसके? OC के सामने का कोण कौन सा है? एंगल B के। तो मतलब ये भी आपका 55 डिग्री निकल गया, ये भी आपका कितना निकल गया? 55 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे इस एंगल को तो आसानी से निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे? 55 प्लस एंगल, इसको बोल दो COB, एंगल COB बराबर कितना हो जाएगा? 180। त्रिभुज बन गया यहाँ पे, त्रिभुज बना ये वाला। ठीक है, इसको मैं पूरा मिटा दूँ एक बार, तो ये आपका क्या बन गया है? त्रिभुज बन गया है। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी? यहाँ पे ये आपका 55 दिया था, ये भी आपका 55 हो गया। ये एंगल आपको निकालना है, त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे एंगल COB इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा? 55 110, तो कितना आ गया? 70 डिग्री एंगल COB। तो ये अगर आपका 70 डिग्री निकल गया, तो आपको प्रमेय पता है। कौन सी प्रमेय है? समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलो, इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे थे। इसके अलावा यहाँ पे वृत्त से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो क्या कर सकते हो उस पर? बराबर है, इतना ही है। हाँ चलो, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, एक क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी कर लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। चलो ठीक है, बाकी देखो, आज से आपको पेड ग्रुप में मैथ्स के MCQ वापस से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि साइंस के हमने काफ़ी कर चुके हैं, मैथ के भी हम कम से कम 500-600 कर चुके हैं। लेकिन ठीक है, वापस से करते हैं, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, आज ही से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आपको दिया हुआ है सर्कल। ठीक है, ये सर्कल दिया हुआ है, इसके एंगल आपको दिया हुआ है एक यहाँ से जीवा, और वो भी बाहर तक का। ठीक है, जीवा नहीं बोल सकते, ये B है, ये A है, ये D है, और साथ में आपको दिया हुआ है इस जीवा ने एक एंगल बनाया यहाँ पे, और एक बनाया ऐसे, फिर इसने केंद्र यहाँ पे था, इस केंद्र के साथ क्या किया हुआ है? यहाँ से बना एक कोण ऐसे, केंद्र में मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये केंद्र है, इस केंद्र पे एक ऐसे बनाया, और इसी को यहाँ से यहाँ मिला लिया। ये O है, ये C है, और ये यहाँ पे आपका क्या है? E है, और साथ ही इसने यहाँ पे इसके साथ इसको मिला दिया। ये एंगल आपको दिया हुआ है 65। ठीक है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 65, और आपसे पूछ रहा है कौन सा एंगल? ये वाला एंगल बताओ, x है ये। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। एक वृत्त है, देखो यहाँ से ये जीवा थी AB, उसी को आगे बढ़ा दिया D तक का, और जो बाह्य कोण है वो आपको 65 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे पूछ कौन सा रहा है? ये वाला एंगल पूछ रहा है, x से बाहर वाला। देखो, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे आपको समझ में एक चीज़ नहीं आ रही होगी। अगर देखो, हम इस एंगल को तो निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत है इसको निकालने में? आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये है क्या? एक ऋजु कोण है, ऋजु कोण है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका नाम मैं y लिख देता हूँ, उसको निकाल देते हैं y लिख के। ठीक है, मैंने y की वैल्यू निकाली, y प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 180 माइनस 65, 70 80 इज इक्वल टू 115 डिग्री। y आ गया 115 डिग्री। अब एक चीज़ देखो, ये कोण कैसा कोण है? इसको अगर उल्टा घुमा के देखोगे तो यह कोण इसी का विपरीत है, जो हमने यहाँ पे थ्योरम पढ़ी थी। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी? जो हमने यहाँ पे इस तरीके से पढ़ा था। क्या यह इसी तरीके से बन रहा है? ये एंगल देखो, इसको अगर घुमाओगे तो वही चीज़ है, यही एंगल इसकी तरह बन रहा हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है तो ये इस पे नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा फोल्ड करके देखोगे तो यही चीज़ है। तो सीधे एंगल x जो आपका आ जाएगा 115 गुणा 2 हो जाएगा, मतलब 230 डिग्री। सिंपल सा आंसर था, इतना ही आंसर है इसका, इसके अलावा कुछ नहीं है।
ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपकी समझ में आ गई होंगी। एक बार इसको डायग्राम को आपको वापस देखना है तब आपको समझ में पूरा अच्छे से आ जाएगा। देखो वही कोण है, बस इस साइड को दिया है तो इसलिए समझना ऐसा वो नहीं है। देखो ये उल्टा कोण है जो यहाँ बन रहा है, ये कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है। सेम चीज़ है, यहाँ पे कुछ भी अंतर नहीं है। तो वही है, यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा इसी का दुगना हो जाएगा, 230 डिग्री इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो ये डायग्राम में ऐसा मत सोचना कि ये जीवा इधर को लंबी है इधर को छोटी है, वो डायग्राम बनाने में वैसा हो रखा है, लेकिन क्वेश्चन अगर इस टाइप से दिखेगा तो उसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। साथ ही आपको देखिए ऊपर नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको पेड ग्रुप से जुड़ना है, 1 महीना बचा हुआ है, अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है वो, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है, वहाँ पे भी आपको ज्वाइन हो जाना है। नंबर आपको ऊपर दिख रहा है पेड ग्रुप का, उस पर सिर्फ पेड ग्रुप की जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसी के लिए कॉल करें। कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरिट कितनी जाने वाली है, एससी की मेरिट, एसटी की मेरिट कितनी जाएगी, कितनी सीटें हैं, क्या हैं, वो आपको वहाँ पे पूछना नहीं है। पेपर 4 अगस्त को होगा नहीं होगा बता दीजिए सर, मैं कोई यहाँ पे देखिए यूके SSSC में नहीं बैठा हूँ तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। कैलेंडर के हिसाब से 4 अगस्त को पेपर है, वही लेके आपको चलना है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।